अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ जुनैद खालिद और हम यहाँ पे जो आज बीकॉम पार्ट 1 का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी पहले मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस बता दूँ, यानी कि पेपर पैटर्न क्या है नॉर्मली और इसके अंदर क्या क्या किस तरीके से नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो टेस्ट कर रहा होता है। देखिए, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आपके कॉमर्स बैकग्राउंड का एक बिल्कुल एसेंशियल और एक बिल्कुल ही आपके पास फंडामेंटल कोर्स है जिसके अंदर आपको बिजनेस से रिलेटेड या आपके कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। सेकेंडली सर, पेपर किस तरीके का आता है, मुश्किल है, आसान है, लेंदी है? तो देखिए, नॉर्मली बीकॉम पार्ट 1 के अंदर जो आईटीबी का कोर्स है जिसको नॉर्मली इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कहा जाता है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का जो पेपर है दैट इज 100 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपके पास यहाँ पर पेपर होगा। अच्छा, इस 100 मार्क्स के पेपर के अंदर टोटल आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे दैट इज 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होंगे। जो टोटल क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने आपने दैट इज 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, यानी कि आपने 8 क्वेश्चंस गिवन होंगे पेपर के अंदर जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हाँ, डेफिनेटली इन 5 क्वेश्चंस के अंदर ए और बी पार्ट जरूर आते हैं, यानी कि ए पार्ट और बी पार्ट करके आ रहा है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि टोटल आपके पास 10 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर होगा। अच्छा, अब मेरे पास सर वेटेज क्या होती है? तो ईच क्वेश्चन यानी कि 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो टोटल पेपर की वेटेज बन जाएगी दैट इज 100 मार्क्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेपर हो जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा पेपर पैटर्न है कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस यानी कि आईटीबी का पेपर आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है। बहुत इजी आपके पास कोर्स है यहाँ पे, एज सच कोई इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, कोई आपके पास कोई रॉकेट चीज़ नहीं है इसके अंदर कि आप कहें कि समझने में मुश्किल होगी। बहुत जनरल फंडामेंटल चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी नॉर्मली उन चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। और सबसे पहले जो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना टू डिस्कस द टर्म बिजनेस कि बिजनेस बेसिकली है क्या, यानी कि हमें इस कोर्स को समझना तो चाहिए पहले कि बिजनेस है क्या, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या और एडिशनल हमारे पास चीज़ें यहाँ पर गिवन है। चले आए जरा, व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड बिजनेस और द टर्म बिजनेस, तो आए जरा देखते हैं कि बिजनेस हमारे पास है क्या। तो बिजनेस की डेफिनेशन पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस बेसिकली है क्या? अगर मैं वर्ड बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस इज बेसिकली अ लीगल एक्टिविटी। बिजनेस हमारे पास क्या है? एक लीगल एक्टिविटी है। बिजनेस इज बेसिकली अ लीगल एक्टिविटी जो की जाती है दैट इज परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये एक्टिविटी क्यों की जा रही है? विद द ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव? विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस क्या है? बिजनेस इज अ लीगल एक्टिविटी। ये लीगल एक्टिविटी क्या है अभी हम समझते हैं जरा, और क्यों की जा रही है ये एक्टिविटी? विद द ऑब्जेक्टिव दैट इज टू मेक अ प्रॉफिट, कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूँ। सर सबसे पहले तो बताएंगे ये एक्टिविटी क्या है, यानी कि लीगल एक्टिविटी क्या है। चलें आइए जरा उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लीगल एक्टिविटी। देखिए, मैं यहां पर लीगल एक्टिविटी जो परफॉर्म कर सकता हूं दैट इज ऑफ 3 काइंड्स, यानी कि 3 तरह की लीगल एक्टिविटीज मैं यहां पे परफॉर्म कर सकता हूं। नंबर 1, सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे परफॉर्म कर सकता हूं दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि सबसे पहली चीज जो मैं कर सकता हूं दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से दूसरी मैं क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और इसी तरीके से मैं यहां पे तीसरी एक्टिविटी जो परफॉर्म कर सकता हूं दैट इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। यानी कि जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं द वर्ड लीगल एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी का मतलब यह है कि मैं ये काम परफॉर्म करूंगा, मैं ये एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा। दैट मींस बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना, इन 3 तरह की, ये जो 3 एक्टिविटीज मैंने यहां पे लिखी हैं प्लीज नोट डाउन करें। ये 3 एक्टिविटीज मैंने वो आपको बता दी हैं कि जो आपके पास ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बिजनेस इस वक्त हो रहे हैं, जो हम वर्ड यूज करते हैं कि यार द पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस, तो उसका मतलब ये कि वो बिजनेस के अंदर इन 3 में से कोई एक काम परफॉर्म कर रहा होगा, इसको हम यहां पर कहते हैं बिजनेस। क्या है देखते हैं जरा इसके अंदर। लीगल एक्टिविटी क्या हो सकती है? नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर मैं क्या कर रहा हूं? सर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने मार्कर्स प्रोड्यूस किए, मैंने लेट्स से फर्नीचर प्रोड्यूस किया। सर क्यों कर रहा हूं मैं ये एक्टिविटी? क्यों मैं ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहा हूं? द बेसिक ऑब्जेक्टिव और द फंडामेंटल और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस इज टू मेक अ प्रॉफिट, ताकि मैं प्रॉफिट को अर्न कर सकूं। यानी कि मैं अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं, और क्या एक्टिविटी कर रहा हूं? दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? जस्ट फॉर द बेसिक ऑब्जेक्टिव दैट इज टू मेक अ प्रॉफिट। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस कर रहा हूं।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। क्या मतलब? सर मैं मार्कर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूं सर, मैं मार्कर ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं मार्कर परचेस करता हूं और उसको आगे सेल आउट कर देता हूं। यानी कि मैंने होलसेलर से मार्कर परचेस किए और आगे फाइनल कंज्यूमर को मैंने ये मार्कर सेल आउट कर दिए। ये क्या है सर? ये मेरे पास कहलाता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स को एक्सचेंज करना अगेंस्ट कंसिडरेशन। अगेंस्ट कंसिडर, ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये किसके अगेंस्ट हो रही हैं? अगेंस्ट कंसिडरेशन हो रही है। सर इतनी खतरनाक अंग्रेजी आपने बोल दी, इतनी मुश्किल इंग्लिश। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है अगेन मॉनेटरी वैल्यूज, यानी कि पैसे के बदले में मॉनेटरी वैल्यूज के अगेंस्ट में मैं क्या कर रहा हूं? तमाम चीजों को कैरी आउट कर रहा हूं। प्रोडक्शन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? अगेंस्ट कंसिडरेशन कर रहा हूं, अगेंस्ट मॉनेटरी वैल्यूज, कि मुझे मॉनेटरी वैल्यूज मिलेगी, मुझे पैसे मिलेंगे। इसी तरीके से एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मैं ये मार्कर खरीद रहा हूं, ये मार्कर बेच रहा हूं, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, मैं फर्नीचर बेच रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर रहा हूं, उसको सेल आउट कर रहा हूं। ये क्या है? दैट इज द एक्सचेंज। ये किसके अगेंस्ट में एक्सचेंज कर रहा हूं? यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम किसी को दे रहा हूं तो उसके बदले में क्या चीज ले रहा हूं? सर मैं मॉनेटरी वैल्यूज यानी कि पैसे ले रहा हूं। दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इसी तरीके से लास्ट आते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज? यानी कि मैं यहां पर कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं टू द यूजर्स। What it may be, it may either be a teaching profession. For example, मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। क्या मैं आपको कोई फिजिकली कोई चीज सेल आउट कर रहा हूं? नॉट एट ऑल। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट या कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। दैट मीन्स मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं। एंड माजरत के साथ किसके अगेंस्ट में दे रहा हूं? मॉनेटरी वैल्यूज। देखें, हमें आपकी शक्ल कब तक अच्छी लगेगी? जब तक आप फीस भर रहे होंगे। ऐसे ही ना, दैट इज द बिटर फैक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ये बात फैक्ट है, ये बात आपके पास बिल्कुल जेन्युइन है कि जब भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि आप पढ़ लिख लें, आप एग्जाम पास कर लें, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, ऑफ आवर बिजनेस इज टू मेक अ प्रॉफिट। यानी कि हम एक्सचेंज ऑफ सर्विस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट, फॉर अर्निंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और कोई एग्जांपल्स है सर्विसेज के अंदर? एक मैंने आपको यहां पे दी टीचिंग, जो कि हमारी बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। इसी तरीके से डॉक्टर्स, ऐसा ही है ना, यानी कि जो आपके पास डॉक्टर्स हैं ये भी क्या कर रहे हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं, तो ये भी आपको क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगेंस्ट व्हाट? कंसिडरेशन, दैट इज मॉनेटरी वैल्यूज। इसी तरीके से और कौन सी एग्जांपल हो सकती है? लायर, आई मीन लॉयर्स। ऐसा ही है ना, लायर कह लें, लॉयर कह लें, एक ही बात है, सिनोनिम्स है दोनों। ऐसे ही तो उसका मतलब ये कि लॉयर्स भी आपको क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे गाइड यू टुवर्ड्स द कोर्ट केसेस, कि किस तरीके से आपने कितना झूठ, आई मीन कितना आपने जो है वो बोलना है, क्या नहीं बोलना, यानी कि कितनी आपने बीमारी दिखानी है, नहीं दिखानी, तो ये सारी चीजें वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है? दैट इज द लॉयर। ये क्या है? दैट इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं या ऐसी कंपनीज हैं जो अपने क्लाइंट्स को, यानी कि अपनी कंपनीज को अकाउंटिंग करना सिखाती हैं, यानी कि अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रही होती है। खैर, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर क्या है? डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। ये जो तीन मैंने आपको कैटेगरीज या एक्टिविटीज बताई हैं, ये वो एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी हैं कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी चीज देख लें, कोई भी बिजनेस आप देख लें, तो वो इन्हीं तीन चीजों के अंडर होगा, यानी कि इन्हीं तीनों चीजों के सराउंडिंग में होगा। इसके अलावा कोई और एडिशनल चीज हमारे पास नहीं, यानी कि हमने तीन मेजर कैटेगरीज देख रही लीगल एक्टिविटी। अच्छा सर, एक बात समझ में नहीं आ रही, यहां पे आप वर्ड यूज कर रहे हैं लीगल एक्टिविटी। व्हाट डज इट मीन? यानी कि लीगल एक्टिविटी जो आप कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है बेसिकली? यानी कि लीगल एक्टिविटी क्या है? चलें आइए जरा देखते हैं। भाई फॉर एग्जांपल, एक आपके पास इंडिविजुअल है, वो कर क्या रहा है? सर वो आपके पास यहां पर ट्रेडिंग कर रहा है। ओह वेरी गुड। क्या ट्रेडिंग कर रहा है? सर चर्च बेच रहा है। ओह, अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये बिजनेस कंसिडर किया जाएगा? हाँ सर, स्मगलर्स तो कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं चर्च का। अरे करते होंगे, लेकिन ये वो कमोडिटी है जो इल्लीगल है। यानी कि इल्लीगल एक्टिविटीज के अंदर अगर आप अपने आप को डील कर रहे हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज के अंदर अगर आप अपने आप को ट्रेड कर रहे हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज के अंदर अगर आपने आपको एंगेज किया हुआ है, तो याद रखिएगा वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो बिजनेस की डेफिनेशन में सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज आएंगी? विच आर लीगल एक्टिविटीज, जो लीगल एक्टिविटीज है। और ये जुरिस्डिक्शन टू जुरिस्डिक्शन, आई मीन कंट्री टू कंट्री इट विल वेरी। ऐसे ही कुछ जगहों पे कुछ चीजें लीगल है और कुछ स्टेट्स या कुछ जुरिस्डिक्शंस के अंदर कुछ चीजें इलीगल है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास यहां पर जो लीगल का वर्ड है, लीगल एक्टिविटी, वो वेरी करेगा फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो इसका मतलब हर वो लीगल एक्टिविटी
और हर वो लीगल एक्टिविटी में क्या क्या हो सकता है, इट में इधर भी आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहे हो, इट में इधर भी आप एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हो, इट में इधर भी एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर रहे हो। तो इन तमाम एक्टिविटीज में कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, विद द बेसिक फंडामेंटल आइडिया टू मेक अ प्रॉफिट। तो उसका मतलब ये क्या है, दैट इज नोन एज बिजनेस, इसको बिजनेस कहा जाता है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। सर ये प्रॉफिट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन करें, व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट बेसिकली क्या है कि जब आपके पास यहां पर रेवेन्यूज, यानी कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूं कि कोई भी एक कमोडिटी है, लेट्स से एक चेयर है या कोई भी एक कमोडिटी है, मैंने उस कमोडिटी को सेल आउट किया फॉर 3000 रुपीज, 3000 रुपीज में मैंने इसको सेल आउट किया। सर ये बताएं कि आपने ये कमोडिटी परचेज कितने में की थी, तो लेट्स से मैंने 1000 में परचेज की थी, तो ऑटोमेटिकली आपने कैलकुलेट कर लिया कि सर 3000 में आपने सेल आउट किया, 1000 वाज द परचेज प्राइस, या यूं कह लें 3000 इज द सेलिंग प्राइस एंड 1000 इज द कॉस्ट प्राइस, या यूं कह लें 3000 आपकी आमदनी है यानी कि रेवेन्यू है एंड 1000 इज योर खर्चा यानी कि एक्सपेंस है। तो उसका मतलब ये है कि आपने यहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 2000 का प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या है, प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ऐसे ही यानी कि हर बिजनेस क्या कर रहा है, जब भी कोई लीगल एक्टिविटी पर परफॉर्म कर रहा है तो इट मींस हर लीगल एक्टिविटी के रिजल्टेंट में कुछ ना कुछ रेवेन्यूज का फ्लो होगा यानी कि इनफ्लो होगा और कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस का आउटफ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन के अंदर हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हूं, मैं मार्कर प्रोड्यूस कर रहा हूं, डेफिनेटली इट इज गोना टू कॉस्ट मी। ऐसा ही है ना, मैं मार्कर के लिए प्लास्टिक परचेज करूंगा, इसकी इंक है, बहुत सारे मटेरियल मुझे चीजें परचेज करनी पड़ेंगी, दैट मीन्स कि ये मेरी क्या है, दैट इज द एक्सपेंस, दैट इज द कॉस्ट। इसी तरीके से जब मैं इसको प्रोड्यूस कर लूंगा, मैं तैयार कर लूंगा, तो अब मैं इसको जब सेल आउट करने जा रहा हूं तो दैट मींस कि अब जब मैं इसको बेचूंगा तो दैट इज व्हाट, दैट इज द रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये है कि हर एक्टिविटी के अंदर दो चीजें जरूर होंगी, कुछ रेवेन्यूज होंगे और कुछ एक्सपेंसेस होंगे। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। तो डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट, इसको नॉर्मली प्रॉफिट कहा जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट की कंडीशन हम बना लेते हैं, बहुत मुश्किल नहीं, इसी से मैं ड्राइव करूंगा। प्रॉफिट की कंडीशन क्या है, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली ना कि अगर फॉर एग्जांपल रेवेन्यू 3000 है, एक्सपेंसेस 1000 है, तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस इज रनिंग एट अ प्रॉफिट। बट इफ अगर मैं लॉस की कंडीशन बनाऊं तो लॉस कब होगा, व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज। इसकी रिवर्स हो जाए, यानी कि जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएं और रेवेन्यूज कम हो जाएं तो इट मींस द बिजनेस इज रनिंग एट अ लॉस। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। तो यहां पे हमने बिजनेस की डेफिनेशन को देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी व्हिच इज परफॉर्म विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक अ प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमारे पास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दैट इज रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। चल आगे मूव ऑन करते हैं जरा। चलिए इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। और सर जहां हमने बिजनेस की टर्म को डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज बिजनेस, ठीक है, बात समझ में आ गई इसके अंदर। इन ऑर्डर टू कैरी आउट द बिजनेस हमें कोई ना कोई एक सेटअप बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक मुझे इंस्टीट्यूशन डेवलप करना पड़ेगा, जिसको नॉर्मली हम यहां पे एक टर्म देते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कह लें या इसको हम एंटिटी भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह लें या एंटिटी कह लें, बात एक ही है। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे बिजनेस कैरी ऑन करना है, मुझे प्रोडक्शन करनी है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना है या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, जो भी काम करना है, तो उसका मतलब यह है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेगी, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करना पड़ेगा, मुझे एक एंटिटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए जरा देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास। तो ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ प्लेस, एक जगह है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली अ प्लेस जहां पे हो क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्लेस वेयर ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, दे आर वर्किंग टुगेदर, यानी कि सब मिलके क्या कर रहे हैं, सर ये एक साथ मिलके काम कर रहे हैं।
क्यों काम कर रहे हैं? फॉर दियर कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आई यूज्ड द वर्ड कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? इन सब का ऑब्जेक्टिव एक ही है, इन सब का सेंट्रल आइडिया एक ही है। क्या मतलब? सर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग जमा हैं। सर क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं? नहीं। इफ्तार पार्टी नहीं। सर क्या कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ पीपल दे आर वर्किंग टुगेदर। सर काम कर रहे हैं। सर आपकी तरफ फारिग नहीं बैठे हुए, ये काम कर रहे हैं। किस लिए काम कर रहे हैं? फॉर देयर कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव। उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, और उन सबका एक ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज टू मेक अ प्रॉफिट, दैट इज टू अर्न द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ताकि वो क्या अर्न कर सकें? प्रॉफिट अर्न कर सकें। ऐसा ही है ना? यानी कि अगर मैं यहां पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ प्लेस, प्राइम एजुकेशन नेटवर्क, पीपल वर्किंग टुगेदर। सर सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। एडमिन स्टाफ भी है, सपोर्ट स्टाफ भी है, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। ऐसा ही वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा ही वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर। क्यों कर रहे हैं? सर इसलिए कि हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अ प्रॉफिट। क्या हम यहां पे प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं? मैंने क्या कहा? देखिए ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बेसिक और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मेक अ प्रॉफिट। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या? दैट इज टू मेक अ प्रॉफिट। रिमेंबर, इसके अलावा और कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम कहते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। आई रिपीट द वर्ड, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। बेसिक ऑब्जेक्टिव दैट इज टू मेक अ प्रॉफिट, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो उसकी अपनी सर्विसेज हैं। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर मार्कर का मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना। इसी तरीके से प्राइम एजुकेशन नेटवर्क या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दैट इज टू मेक द प्रॉफिट, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दैट इज टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। बात समझ आ रही इसके अंदर? तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर मैंने अटेन नहीं किया तो मैं अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को भी मीट नहीं कर सकूंगा। सर आपने यहां पे कहा कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है, इसमें फैक्ट है, लेकिन याद रखिएगा अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मीट ना कर सके तो वो अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को भी मीट नहीं कर सकेगी। खुद सोचे ना, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर हमें रेवेन्यू नहीं मिल रहा, अगर हमारे पास प्रॉफिट अराइव नहीं हो रहा, तो मुझे एक बात बताएं, क्या हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या हम आपको इस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या पे पढ़ा पाएंगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल, हो ही नहीं सकता ये। तो उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहां पे लोग मिलके काम कर रहे हैं फॉर देयर कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एंड देयर कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमने क्या देखा? दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक हमने दो चीजें देख ली कि बिजनेस क्या है, नंबर वन, नंबर टू व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन, और थोड़ा सा आगे चलते हैं जरा। बिजनेस को देख लिया, लिंकिंग के साथ चल रहे हैं, पूरी हम लिंकिंग कर रहे हैं। बिजनेस करना था, ठीक है, बिजनेस करने के लिए तीन काम है, या तो प्रोडक्शन कर लो, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर लो, या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर लो। ठीक है, कोई भी एक काम सेलेक्ट कर लो, कर लिया। अब क्या करो? सर एक काम करो, अब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, एंटिटी बनाओ। एंटिटी बनाए बगैर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए बगैर तुम अपना बेसिक ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रॉफिट को तुम अटेन नहीं कर सकते। चलें अब क्या करें? अब जैसे ही मैं ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने गया, सेटअप करने गया, तो जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए गया तो मेरे पास तीन ऑप्शंस यहां पर आ गए। फौरन तीन ऑप्शंस अपीयर होना शुरू हो गए। अब वो तीन ऑप्शंस मेरे पास क्या है? नंबर वन, यानी कि अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो पहला ऑप्शन सोल ट्रेडर, दूसरा ऑप्शन पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि मेरे पास यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए तीन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईदर आई शुड स्टार्ट अ सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, और मैं पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लूं, या फिर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट कर लूं। सर ये तीन टर्म्स क्या हैं? इन तीन टर्म्स के पीछे क्या बैकग्राउंड है? ये तीनों बिजनेस या तीनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? तो अब हम इसको डिटेल में देखने के लिए जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चलिए, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या है? दैट इज सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे चलते जरा, तीनों में डिफरेंसेस देखते हैं कि सर तीनों में क्या डिफरेंस है। पहले एक काम करते हैं, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट करते हैं, थोड़ा बहुत इसको समझते हैं, एंड देन फिर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को समझेंगे। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, नंबर वन, पहली बात, सोल ट्रेडर के अंदर आपके पास देयर इज ओनली अ सिंगल ओनर,
यानी कि सिंगल ओनर ऑर्गेनाइजेशन होती है, देयर इज ओनली अ वन ओनर। तो सर आपने तो कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के अंदर ओनर एक ही होता है, यानी कि इन्वेस्टर एक ही होता है, एक ही है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंट्रीब्यूशन की हुई है, एक ही है जो आपके पास डिसीजन मेकिंग के अंदर कर रहा होगा, यानी डिसीजंस ले रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि सोल ट्रेडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इन विच देयर इज ओनली अ सिंगल ओनर। पार्टनरशिप बिजनेस, आपके पास एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इन विच देयर आर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20, यानी कि कम से कम 2 ओनर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम कहेंगे ये सिंगल ओनर कंपनी है, यानी कि सोल ट्रेडर। लेकिन एक इंडिविजुअल ने अपने साथ किसी दूसरे को अपने साथ ज्वाइन कर लिया, या 3 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, 3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट की। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बी सी 2 लाख 3 लाख 4 लाख तीनों ने यहां पर अमाउंट इन्वेस्ट की और 9 लाख रुपीस टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूशन के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इट मींस मैं कहूंगा कि अब ये सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स पार्टिसिपेट कर रहे हो। यहां तक क्लियर इसके अंदर? चलें अब आते हैं जरा दूसरा डिफरेंस देखते हैं इसके अंदर। सर सिंगल ओनर यानी कि सोल ट्रेडर बिजनेस, सोल ट्रेडर बिजनेस के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो सेल्फ होगी। क्या मतलब? यानी कि आप किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सेल्फ डिसीजन मेकिंग है, यू अलोन टेक ऑल द डिसीजन। आपने तमाम डिसीजन जो है वो खुद लेने पड़ेंगे, आपको किसी के साथ पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। What about the पार्टनरशिप बिजनेस? सर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आपके पास होगा क्या? सर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर आपके पास यहां पर म्यूचुअल कंसर्न के साथ आपने करना पड़ेगा। म्यूचुअल कंसर्न का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने तमाम पार्टनर्स की कोलैबोरेशन के साथ डिसीजन मेकिंग लेनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो मैं अकेले उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता, मुझे तमाम पार्टनर्स को लूप में लेते हुए तमाम पार्टनर्स के साथ एग्री करके मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होगा। दैट मींस ये क्या है? इसको कहते हैं म्यूचुअल कंसर्न, यानी कि तमाम पार्टनर्स की इसमें कंसर्न का एग्री होना या तमाम पार्टनर्स की कंसर्न का मौजूद होना ये जरूरी है। इसी तरीके से थर्ड देखिए, जब डिसीजन मेकिंग मैं खुद ले रहा हूं यानी कि अकेले ले रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो मुझे अकेले ही इंजॉय करूंगा या मैं अकेले ही बेयर करूंगा, एज द केस में भी। यानी कि अगर प्रॉफिट है तो इंजॉय करूंगा और अगर लॉस होगा तो बेयर करूंगा, बर्दाश्त करूंगा, ऐसा ही। तो इसका मतलब यह है कि नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इट मींस कि मैं किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करता और ना ही कोई मेरे साथ लॉस शेयर करेगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? लेकिन मैं बात करता हूं पार्टनरशिप बिजनेस की। इट मींस व्हेन देयर आर मोर देन 2 ओनर्स, 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स हैं, तो उसका मतलब यह है कि यहां पर मेरे पास मुझे प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को मुझे शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट आता है 5 लाख रुपए का तो उसका मतलब वो 5 लाख का प्रॉफिट मेरा नहीं है अकेले का, मुझे वो प्रॉफिट तमाम पार्टनर्स या तमाम ओनर्स के अमंग मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। चलिए एक और हम फीचर यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो फीचर मैं बेसिकली लिखने जा रहा हूँ ना, तो इट इज नॉट द डिफरेंस बट द सिमिलैरिटी, यानी कि ये दोनों के अंदर है कॉमन, ये बात दोनों में कॉमन है, ये डिफरेंस नहीं है, बेसिकली ये सिमिलैरिटी है। एंड व्हाट इज दैट? कि नो लीगल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई लीगल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सर क्या मतलब? इट मींस कि अगर मुझे एक सोल ट्रेडर बिजनेस एस्टैब्लिश करना है या पार्टनरशिप बिजनेस भी, इवन मैंने क्या कहा, ये दोनों बातें यानी कि ये जो बात मैंने लिखी है ये दोनों के लिए कॉमन है बिल्कुल, यानी कि दोनों में ये सिमिलैरिटी आपके पास मौजूद है, चाहे आप सोल ट्रेडर कर लें या पार्टनरशिप कर लें, ये आपको फीचर दोनों में अवेलेबल है, यानी कि दोनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फीचर मौजूद है। क्या? नो लीगल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने लॉ के तहत रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या मतलब? भाई अगर मैं अपना एक सोल ट्रेडर एक अपना बिजनेस खोलना चाहता हूं, सर एक बात बताएं, सोल ट्रेडर बिजनेस क्या हमारे पास पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं?
यस सर, बिल्कुल करते हैं। यानी कि मैं अपनी जितनी भी यहाँ पे शॉप्स वगैरह देखूँ, जितनी भी रिटेल शॉप्स इवन मैं देखूँ, तो वो जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं वो यूजुअली क्या है, वो सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यानी कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ओनर होता है, एक ही ओनर होता है जो पूरे आपके पास बिजनेस को लुक आफ्टर कर रहा होता है, डिसीजन मेकिंग ले रहा होता है और प्रॉफिट और लॉस को बियर या एंजॉय कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सोल ट्रेडर बिजनेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपने लॉ से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं, इट्स अप टू यू। आप कैसे उस बिजनेस को मैनेज करते हैं, रन करते हैं, इट्स अप टू यू। और किस तरीके से आप उस बिजनेस को लिक्विडेट करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट मींस लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं बात करूंगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज स्ट्रिक्टली यानी कि आपने मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, स्ट्रिक्टली आपने लॉ की कंप्लायंस करनी पड़ती है। लॉ को आपने यहां पे कंप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ मारी इसके अंदर? तो खैर अभी हम यहां पे देख रहे हैं, तो सोल ट्रेडर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शॉप या रिटेल शॉप मैंने या रिटेल आउटलेट मैंने ओपन किया, मैं मोबाइल फोन सेल आउट कर रहा हूं। नंबर 1, सर मैं कितने बजे शॉप ओपन करूंगा, मेरे ऊपर कोई लॉ की कंप्लायंस नहीं है। मैं ओपन करूं ना करूं कोई कंप्लायंस नहीं है। मैं मीटिंग्स अरेंज करूं ना करूं मेरी मर्जी है, यानी कि लॉ की कोई रिस्ट्रिक्शन या रिक्वायरमेंट नहीं है। सर मैंने जो शॉप ओपन की या बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशंस करनी पड़ेंगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट मींस, और इवन अगर मैं बिजनेस को वाइंड अप कर रहा हूं, तो क्या मुझे कोई लॉ को या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी को बताना पड़ेगा कि मैं बिजनेस खत्म कर रहा हूं? नॉट एट ऑल। इट मींस देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो चाहे सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो। सर पार्टनरशिप बिजनेस की कोई एग्जांपल हमारे पास है? यस सर, लाइव एग्जांपल है। आप जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर इस वक्त पढ़ रहे हैं, दैट इज प्राइम एजुकेशन नेटवर्क। सर इस प्राइम के अंदर आपके पास यहाँ पर 2 पार्टनर्स मौजूद हैं, 2 पार्टनर्स मौजूद हैं, एक सर आरिफ हैं और एक सर काशिफ हैं। इसका मतलब ये 2 आपके पास पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं, 2 ओनर्स मिलकर रन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप। अब क्या इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए लॉ से कोई परमिशन लेने की जरूरत थी? नॉट एट ऑल। क्या इस इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए हमें लॉ से कोई परमिशन लेने की जरूरत है, कोई गाइडलाइंस लेने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। हाँ एक है, क्या? लीगल। वो मैंने तो आपको बिजनेस स्टार्ट करते वक्त ही बता दिया था कि जब कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो इट शुड बी अ लीगल एक्टिविटी। अगर वो लीगल एक्टिविटी नहीं है तो माजरत के साथ वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन भी सेटअप या बिल्डअप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहां पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या लीगल एक्टिविटी करने के लिए मुझे यहां पर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जरूरत नहीं। चले लास्ट पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं जरा। ये भी बेसिकली एक सिमिलैरिटी है, यानी कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के अंदर एक कॉमन एलिमेंट है और उसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी मेरे पास क्या है बेसिकली, सुनिएगा जरा। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसको कहते हैं? मैं अभी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहा हूं। अगेन ये जो फीचर है ये भी दोनों के लिए कॉमन है आपके पास। अनलिमिटेड लायबिलिटी सोल ट्रेडर में भी है और पार्टनरशिप में भी है। अभी मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, इसको हम बहुत डिटेल में आगे चल के पूरा एक्सपेंड करेंगे। चले अनलिमिटेड लायबिलिटी मेरे पास क्या है, सुनिएगा जरा। लेट्स से एक सिर्फ मैं एक टर्म समझा रहा हूं, फिर बाद में हम इसके ऊपर पोर्ट्रे करेंगे। लेट्स से कि अगर एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल ने बिजनेस सेटअप किया, ठीक है, पूरा बिजनेस है इसका, ये धुआं भी निकल रहा है बिजनेस में से, जल गया है। बिजनेस के अंदर उसने टोटल इन्वेस्टमेंट की, यानी कि उसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की है दैट इज 1 मिलियन। 1 मिलियन की टोटल इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, या यूं कह लें 1 मिलियन रुपीस के अंदर इसने टोटल बिजनेस सेटअप कर दिया, जिसमें इसकी जगह भी है और इसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर जो है वो एसेट्स वगैरह भी मौजूद हैं, यानी कि डिफरेंट आपके पास यहाँ पे उसने जो है वो इक्विपमेंट्स, फर्नीचर वगैरह सब चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट की हुई हैं। हुआ ये कि बिजनेस को करते करते इसने जो है वो कुछ उधार लेना शुरू कर दिया, जिसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटी। उधार कह लें, लायबिलिटी कह लें, बात एक ही है। लायबिलिटी की यानी कि इसको ऑब्लिगेशन भी कहा जाता है। लायबिलिटी, उधार, ऑब्लिगेशन उसने ली। सर कितने की लायबिलिटी, कितनी ऑब्लिगेशन ले ली? लेट से उसने जो है वो 18 लाख रुपए यानी कि 1.8 मिलियन की ऑब्लिगेशंस उसने ले ली, यानी कि 18 लाख का उधार उसने ले लिया। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख, यानी कि पूरे बिजनेस की वर्थ 10 लाख रुपए, जबकि उधार कितना है उसके ऊपर, 18 लाख रुपए का उधार है। दैट मींस कि उसने अपनी हैसियत से ज्यादा कर्जा या उधार या लायबिलिटी ले ली। ऐसा ही है, कितना ज्यादा है सर, 8 लाख रुपीस जो है वो ज्यादा आपके पास लायबिलिटी है।
अगर मैं यहाँ पे एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि लेट्स से कि अगर ये इंडिविजुअल अपने बिजनेस खत्म कर दे, वाइंड अप कर दे, क्लोज कर दे, ये बिजनेस आज खत्म कर दें, तो मुझे एक बात बताएं कि ये 10 लाख रुपए की जो ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, 18 लाख रुपए की इसके ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी है, तो अगर ये आज बिजनेस सेटअप कर बिल्कुल वाइंड अप कर दें तो क्या ये अपनी पूरी ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाएगा? नहीं सर, आप कहेंगे कि अभी भी कुछ लायबिलिटी यहां पर अनपेड है, ऐसा ही ना, यानी कि अनपेड लायबिलिटी अभी भी कितनी आएगी सर? अनपेड लायबिलिटी आ रही है 8 लाख। लेट्स से उसने पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दिया, सेटअप खत्म कर दिया और उसने जो है वो अमाउंट 8 लाख रुपए, ये क्या है? दैट इज द अनपेड लायबिलिटी। ये अनपेड लायबिलिटी यहां पर आ गई। चलें, 8 लाख रुपए यानी कि ये पे करने हैं बिजनेस तो पूरा खत्म हो गया। अब एक क्रेडिटर यानी कि बैंक लेट्स से वो आता है और कहता है कि यार मेरे 8 लाख रुपए दो। इंडिविजुअल ने एक बड़ा ज़बरदस्त जजमेंट दिया या उसने अपना एक बड़ा ज़बरदस्त उसने जो है वो प्ली दिया। वो क्या? वो कह रहा है कि देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने कर्जा लिया था ये किसके लिए लिया था? बिजनेस के लिए। ऐसा ही है ना, बिजनेस को रन करने के लिए लिया था। ठीक है, नुकसान हो गया, आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन बिजनेस को रन करने के लिए कर्जा लिया था। मैंने आज अपना पूरा बिजनेस खत्म कर दिया, तमाम चीजें मैं बेच के बैठा हुआ हूं, मेरे पास बिजनेस के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरा पूरा बिजनेस वाइंड अप हो गया। और अगर बिजनेस खत्म तो उसका मतलब मेरा पूरा का पूरा उधार भी खत्म। जैसे ही उसने ये बात कही, बैंक इस बात से डिसएग्री कर गया और कहने लगा कि यार बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने कर्जा बिजनेस के लिए लिया था, आपने ये लोन, ये लायबिलिटी, ये ऑब्लिगेशन बिजनेस के लिए ली थी, आज आपका बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन ये आखिरी वाली बात जो आपने कही कि बिजनेस खत्म तो ये कर्जा भी खत्म, ये लायबिलिटी भी खत्म, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपके बिजनेस की जो लायबिलिटी है, आपके बिजनेस की जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। क्या मतलब है ये अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड का मतलब ये है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि ओनर must bring his personal resources to settle बिजनेस ऑब्लिगेशन। क्या मतलब? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि ओनर मस्ट ब्रिंग हिज पर्सनल रिसोर्सेज, कि आपको अपने पर्सनल रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। नो डाउट बिजनेस आपका खत्म हो चुका है, लेकिन जो उधार आपने लिया था वो उधार अभी तक आपके ऊपर खत्म नहीं हुआ, वो लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। इट मींस द ओनर मस्ट ब्रिंग हिज पर्सनल रिसोर्सेज, किस लिए? टू सेटल बिजनेस ऑब्लिगेशन, ताकि आप अपनी इस बिजनेस की लायबिलिटीज को पूरा कर सकें। अगर बिजनेस खत्म हो गया, लायबिलिटीज अभी भी बाकी हैं, तो जाओ और घर के चीजों को बेचकर अपने बिजनेस की इस ऑब्लिगेशन को फुलफिल करो, पूरा करो, लायबिलिटीज को पे करो। इसको कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जब आप सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप बहुत सारा उधार ले सकते हैं, नहीं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? द ओनर मस्ट ब्रिंग हिज पर्सनल रिसोर्सेज टू सेटल द बिजनेस ऑब्लिगेशन। आपको अपने बिजनेस ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए पर्सनल रिसोर्सेज को भी डिप्लॉय करना पड़ेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो मेक श्योर कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। इट मींस कि अगर आपने लोन या कोई अमाउंट बोरो की है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक या फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, तो याद रखिएगा उसको पे करने के लिए आपको अपने घर को भी बेचना पड़ सकता है। ये क्रक्स बता दिया मैंने आपको, समरी बता दी। क्यों? क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी है आपकी। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो यहां पे हमने कुछ बातें हमने डिस्कस की कि सोल ट्रेडर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, कुछ उनके फीचर्स हमने डिस्कस किए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहां पे डिस्कस की। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिटेल में देखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की क्या क्या टाइप्स हमारे पास हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या क्या हमारे पास यहां पर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बीकॉम पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की क्लास यहाँ पे ऑफ कर दी, एंड कर दिया। अब हम इंशाल्लाह बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस लॉ की क्लास इंशाल्लाह भी स्टार्ट